Hello everyone. So today we are going to start solid state chapter of class 12th chemistry. तो सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा जो है बेसिक से शुरू करेंगे, जिसमें कि हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का कुछ पोर्शन आता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है। तो सॉलिड की बात करें, इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये वो चीज़ें हैं जो हम पहले चैप्टर्स जो हमारे आते हैं उनमें हम पढ़कर आ चुके होते हैं, ठीक है। तो बस मैं जस्ट एक बेस क्लियर करने के लिए, ताकि हम जो है पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ सके, चैप्टर अच्छे से क्लियर होता चले, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें जो है यहाँ दोबारा से बता रही हूँ। तो सॉलिड के केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। लिक्विड के केस में बात करें तो वो बीच की होती है, मतलब इंटरमीडिएट होती हैं। गैस में बात करें तो बहुत वीक होती है, इसलिए तो जो गैस होती है वो जितना भी हर एक मतलब इक्वल प्रोपोर्शन से हर एक डायरेक्शन में क्या है, फैल जाती हैं। नेक्स्ट अगर इनके डिस्टेंस की बात करें तो सॉलिड में डिस्टेंस क्या होता है, जो इनका डिस्टेंस से मतलब है जो इनका मोलिकुलर डिस्टेंस होगा वो शॉर्ट होता है। लिक्विड में बात करें इंटरमीडिएट होगा, और गैस में बात करें तो वो लॉन्ग होता है, ठीक है। अब बात करेंगे सॉलिड स्टेट की, कि सॉलिड स्टेट स्पेसिफिक हम सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा चैप्टर क्या है, सॉलिड स्टेट है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट के रिगार्डिंग ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उनको ही समझेंगे। तो सॉलिड स्टेट क्या होती है? सॉलिड स्टेट वो है जिसका मास, वॉल्यूम और शेप डेफिनेट रहता है, ठीक है। अब कोई ईंट है, ठीक है, वो ईंट का सॉलिड ही तो होती है ना ईंट, उसका मास भी डेफिनेट रहेगा, उसकी वॉल्यूम भी वही रहेगी, उसकी शेप भी वही रहती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि भाई वाटर की तरह, अगर आप जैसे पानी को ले, पानी एक लिक्विड है, पानी को हम ग्लास में डालेंगे, ग्लास की शेप ले लेगा, ठीक है। उसको हम किसी बीकर में डाल रहे हैं, बीकर की शेप ले लेता है, जग में डालेंगे, जग की शेप ले लेगा। क्या ऐसा ईंट के साथ आप कर सकते हो कि भाई ईंट को आप ग्लास में डाल रहे हो, ग्लास की शेप में आ गई, या फिर आप उसे क्या है बीकर वगैरह में, बाल्टी वगैरह में कैसे भी डाल रहे हो तो वो उसमें आ गया? ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई वो क्या सॉलिड स्टेट है, उसकी वॉल्यूम, शेप और मास क्या है, तीनों ही डेफिनेट रहेंगी। नेक्स्ट बात करें, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं, तभी तो भाई ये इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। इनकम्प्रेसिबल और रिजिड, रिजिड होता है सख्त, इनकम्प्रेसिबल होता है जिसको हम दबा नहीं सकते। तो हम जानते हैं सॉलिड स्टेट ऑब्वियसली भाई डेफिनेट मास, वॉल्यूम, शेप होगा, जब उसकी फिक्स्ड पोजीशन पे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है तो ये बात अंडरस्टूड है कि वो इनकम्प्रेसिबल होगी और वो रिजिड होगा, ठीक है, रिजिड मतलब सख्त। यहाँ हम बात करेंगे, आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड जो है हम दो टाइप के यहाँ पे पढ़ेंगे, पहला है क्रिस्टलाइन, दूसरा है अमरफेस। क्रिस्टलाइन की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? जिनकी शेप रेगुलर होती है। क्या होती है? शेप रेगुलर होती है। अमरफेस के केस में बात करें तो इनकी शेप इरेगुलर होगी। यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम क्रिस्टलाइन के केस में बात करें, सेकंड पॉइंट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। जबकि इसमें क्या होता है, मतलब अमरफेस के केस में मतलब रेंज होती है मेल्टिंग पॉइंट की, भाई ये वेरी करेगा, ठीक है। भाई किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट अमरफेस सॉलिड का इतना है, दूसरे अमरफेस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट उससे वेरी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन का जो है हीट ऑफ फ्यूज़न जो होता है वो डेफिनेट होता है, जबकि अमरफेस का कोई हीट ऑफ फ्यूज़न ही नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अनआइसोट्रोपिक इन नेचर, ये क्या होते हैं? अनआइसोट्रोपिक क्या होता है? डिफ़िकल्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन, मतलब हर एक डायरेक्शन में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाएंगी, वेरी करेंगी एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन जैसे ही दूसरी साइड हम बात करें अमरफेस की, उसमें ये वो क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डायरेक्शन में भी क्या है, सेम रहती हैं, अलग नहीं होती, ठीक है। क्रिस्टलाइन का जो ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जबकि अमरफेस का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। और क्रिस्टलाइन को हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। अब ट्रू सॉलिड हम क्रिस्टलाइन को क्यों कहते हैं? भाई ऊपर सबसे पहले वाला पॉइंट पढ़ लो, रेगुलर शेप, रेगुलर शेप यानी कांस्टेंट शेप। अब भाई ये तो सॉलिड स्टेट का सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण एक पॉइंट था जो हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन अमरफेस को हम कहेंगे सूडो सॉलिड या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड। अब ये सुपर कोल्ड लिक्विड से क्या मतलब है? अगर कभी आप राजस्थान गए हो, वहाँ के महलों को अगर आप देखोगे, मतलब वहाँ पे जो है बहुत पुश्तैनी हवेलियाँ, महल टाइप्स यहाँ होते हैं, मतलब टूरिस्ट प्लेस भी ऐसे बहुत से मिल जाएंगे आपको।
तो वहाँ पे अगर आप वहाँ पे रखी कोई ग्लास की चीज़ देखोगे, मतलब जो बहुत सालों पुरानी है, तो वो क्या हो जाती है, मतलब जो उनकी सॉलिड वाली प्रॉपर्टी है ऊपर से, मतलब कुछ पोर्शन उसका वो लूज करके वहाँ पे लिक्विड आ जाता है, ठीक है। वो लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है उसको अटेन कर लेती है, यहाँ पे मतलब यही है। और इतना ही आपके लिए जानना ज़रूरी भी है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेंगे दोनों के, तो क्रिस्टलाइन के केस में मोलिकुलर सॉलिड जैसे कि बेंजोइक एसिड, मतलब ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, ठीक है। बेसिकली आयनिक सॉलिड के केस में बात करें KNO3, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड जैसे कि सिलिकॉन, मेटेलिक सॉलिड जैसे कॉपर। और यहाँ पे अपना अमरफेस में एग्जाम्पल होंगे क्वार्ट्ज, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ठीक है। क्वार्ट्ज ग्लास, इसको हम सिलिका क्वार्ट्ज भी कहते हैं। और एक ये पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन हीटिंग अमरफियस बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। मतलब अगर हम अमरफियस को हीट देते हैं कुछ टेम्परेचर पे, तो वो क्या है, क्रिस्टलाइन में जो है क्या परिवर्तित हो सकती है। अमरफियस जो है हीटिंग के बाद किसी भी टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में जो है क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ पे हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे टाइप्स लिख रखे हैं मैंने, यहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यहाँ पे फोर्सेस, कौन से फोर्स में लगती है, इस साइड आपके एग्जांपल है, यहाँ पे उनका फिजिकल नेचर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, और लास्ट में है आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम मोलिकुलर सॉलिड के केस में बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास है, सबसे पहले आप जान लो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो मोलिक्यूल्स होता है। मोलिकुलर सॉलिड की बात कर रहे हैं, नॉन पोलर में मोलिक्यूल्स उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। फोर्स जो उसमें लगती है वो कौन सी है, या तो इंड्यूस्ड डाइपोल पोलराइजेशन यानी आईडीपी, और आईडीपी वाली फोर्स वहाँ पे लगेगी। लंदन या डिस्पर्सिव फोर्सेस भी वहाँ पे लग सकती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल के, तो आर्गन, CCl4, H2I2, CO2, ये सारे जो है नॉन पोलर के एग्जाम्पल होंगे। और लेकिन आपको इसमें मेन बात क्या याद रखनी है कि नॉन पोलर के केस में डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है, जबकि पोलर की अगर हम कभी बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होता, नॉन जीरो होता है। अगर नेचर की बात करें नॉन पोलर की, तो वो क्या है, सॉफ्ट होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें, इंसुलेटर होते हैं और बहुत ज़्यादा कम उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट पोलर की बात करेंगे, सेम उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स ही रहेगा। यहाँ पे जो फोर्स लगती है वो डीपी फोर्स लगती है, यानी पीछे वाले में आईडीपी थी, पोलर में डीपी है। यहाँ पे आपके एग्जांपल हैं HCl, SO2, और डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होता। सॉफ्ट, ये भी नेचर में सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर इनकी कंडक्टिविटी होती है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, वेरी लो नहीं होता। नेक्स्ट हम अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, तो इसमें भी मॉलिक्यूल्स इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, डीपी फोर्स लगती है। भाई यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, पोलर के केस में भी डीपी जो है फोर्सेस थी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी यही है। तो लेकिन जो मेजर यहाँ पे हाइड्रोजन के में डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारी फ्लूरोन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वो जो है हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है H2O यानी आइस का। और फिजिकल नेचर इनका कैसा होता है, भाई आइस तो हार्ड होती है, तो हार्ड नेचर के होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, और लो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट बात करें आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड के केस में जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो होता है आयंस। आयंस क्या होते हैं, कैटाइन भी हो सकते हैं, वो आयंस भी मतलब एनाइंस भी हो सकते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड की वजह से जो है, मतलब आयंस क्या होता है, मतलब आयनिक बॉन्ड होगा इसमें सबसे पहले, और क्यों होता है वो, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके बीच में। एग्जाम्पल है NaCl, MgO, ZnS, CF2, मतलब आयंस में, मतलब कैटाइन और एनाइन में स्प्लिट हो जाते हैं। हार्ड और ब्रिटल नेचर के होते हैं। इंसुलेटर इन सॉलिड, मतलब सॉलिड की स्टेट में होंगे तो इंसुलेटर होंगे, लेकिन कंडक्टर हो जाते हैं ये अपनी मोल्टन या एक्वेसियस सॉल्यूशन में, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू फ्री आयंस मूवमेंट। भैया एक्वेसियस सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका जो ये आयंस होते हैं इनके ना फ्री मूवमेंट होने लग जाती है लिक्विड की स्टेट में। अगर हम बात करें एक्वेसियस सॉल्यूशन के केस में या मोल्टन स्टेट में हम बात करें, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, तो ये क्या हो जाएंगे, नेचर में कंडक्टर हो जाएंगे। मतलब कंडक्टिविटी के केस में इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो हाई होता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, मेटेलिक की, मेटेलिक के केस में क्या होगा, यहाँ पे जो है इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो होता है पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस से क्या मतलब है, कर्नल्स इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई कर्नल्स क्या है, कर्नल्स क्या होता है, मान लो हमने Na का एक एग्जांपल लिया यानी सोडियम का, जिसका जो है 11 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर हम उसको निकाल देते हैं तो यहाँ पे कितना बच गया, 10, और यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है। तो ये जो 10 बचा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो स्प्लिट होता है मतलब निकलता है, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कर्नल्स। तो ऐसे ही जो सी में क्या है NaCl सोल्ट मिला पाया जाता है, तो वो क्या होता है, ऐसे ही यह प्रोसीजर जो है फॉलो होता रहता है। मेटेलिक बॉन्ड जो है इनमें फोर्स होती है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो अपना आयरन, कॉपर, आर्गन, सिल्वर और Mg मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारे क्या है इसके एग्जांपल हैं। ये कैसे होते हैं, नेचर में हार्ड होते हैं लेकिन मिलिएबल और डक्टाइल। डक्टाइल और मिलिएबल क्या होता है, जिसको आप जानते हो कि भाई हम पढ़ते थे लोअर क्लासेस में, जैसे कोई एल्यूमिनियम की शीट है उसको हम जो है उससे हम वायर भी बना सकते हैं, ठीक है, उसको मतलब बेसिकली हम कोई भी शेप दे दें, ठीक है। कंडक्टर ये सॉलिड में होते हैं लेकिन मोल्टन एंड मोल्टन। और ऐसा क्यों होता है कि कंडक्टर क्यों होते हैं सॉलिड और मोल्टन में, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री, अब इस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, यहाँ पे ऊपर फ्री आयंस की बात हो रही थी। मैं इस बात पर ज़्यादा जो है दबाव इसलिए दे रही हूँ कि यहाँ पे आयंस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे कई बार हम जो है जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं तो फिर हमें बाद में पता नहीं चलता कि भाई आयनिक के केस में क्या था और मेटेलिक के केस में क्या था। तो मेटेलिक केस में जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्री मूवमेंट के कारण ये कंडक्टिविटी अटेन करते हैं यहाँ पे आयंस के फ्री मूवमेंट के कारण, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टिविटी यहाँ इस केस में कम होती है, यहाँ पे कंडक्टिविटी कम होगी। ऐसा क्यों, कर्नल्स की वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये यहाँ पे जो है ऊपर का शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं ये बोलकर बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड, जिसे हम कहते हैं एटम्स, इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण। एग्जाम्पल में सबसे ऊपर लिखा हुआ है SiO2 यानी क्वार्ट्स, SiCain C डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिकॉन। यहाँ पे ये जो तीन होंगे ऊपर वाले, क्वार्ट्स वाला, SiCain और डायमंड वाले, ये हार्ड होते हैं। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि ये कंडक्टर होता है, ठीक है। कंडक्टर किस वजह से, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण। जबकि ये ऊपर वाले क्या है, ये इंसुलेटर होंगे। मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, वेरी हाई होता है, ठीक है। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट के केस में हम जो है इन तीनों को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है कोवेलेंट सॉलिड, या जिसे हम जाइंट सॉलिड भी कहते हैं, या फिर नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या, आयनिक सॉलिड, और एट द एंड हमारा क्या आता है, कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कह सकते हैं। एग्जांपल मैंने तीनों का एक एक यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में यहाँ हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। ग्रेफाइट के केस में क्या है, ये क्या होता है, गुड थर्मल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अच्छे होते हैं। अब भाई थर्मल क्यों होते हैं ये, ड्यू टू जाइंट स्ट्रक्चर। आपको पता है ग्रेफाइट का भाई स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा जाइंट होता है, ठीक है, यानी ह्यूज, बड़ा होता है, इस वजह से। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की फ्री मूवमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट डायमंड की बात करें, ये गुड थर्मल कंडक्टर होते हैं, ये सेम रीजन रहेगा, लेकिन ये अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। जो ग्रेफाइट था वो तो कंडक्टर है, अब ये इंसुलेटर होते हैं। अब भाई इंसुलेटर क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यूनिट सेल एंड लेटाइस। अब यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिपीट इटसेल्फ ओवर अगेन एंड अगेन टू फॉर्म लेटाइस। अब आप एक जो है एग्जांपल से समझो, ये हम कौन से पेज पर आ गए, हाँ, एग्जांपल से समझो, जहाँ पे मान लो कि आपके सामने कोई बिल्डिंग है, ठीक है, वो बिल्डिंग जब आप जो है बाहर से देखोगे तो आप उसको ओवरऑल क्या मान के चलोगे कि वो एक लेटाइस है। जैसे ही आप उसके अंदर जाओगे, आप किसी भी जो है कमरे में जाओगे, वहाँ पे कोई भी जो है अपार्टमेंट में जाओगे, तो आपके लिए वो क्या होगा, यूनिट सेल। मान लो अभी भी जिस रूम में आप बैठे हो वो आपके लिए एक यूनिट सेल है, ठीक है। जबकि वो जो आपका जो पूरा घर है वो क्या है, लेटाइस, जो यूनिट सेल से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये होता है यूनिट सेल और लेटाइस में एग्जाम्पल। टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल
अब यहाँ पे हम यूनिट सेल्स को डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप की, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि दो टाइप की होती हैं, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। प्रीमिटिव में अगर हम एग्जांपल लें, प्रीमिटिव की अगर हम बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक। नॉन प्रीमिटिव में हम दो पढ़ते हैं, एक तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एक पढ़ते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ पे अगर हम क्रिस्टल लेटाइस की बात करें, क्रिस्टल लेटाइल क्या होता है, इसके जो है कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हम क्रिस्टल लेटाइस के कुछ पैरामीटर्स मानते हैं ए बी सी, और एंगल के तौर पे बात करें तो अल्फा बीटा और गामा। ए बी सी क्या होते हैं, इंटर एक्सियल डिस्टेंस इनको हम कहते हैं, और अल्फा बीटा गामा को हम कहेंगे इंटर एक्सियल एंगल। ठीक है, यहाँ पे जो आपको याद रखनी है चीज़ मेजरली वो कौन सी है, ये वाली, बस कुछ और नहीं है, आपको ये याद रखना है कि ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, जबकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड, यहाँ पे अल्फा एंगल, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे गामा, ये ए ये बी डिस्टेंस, और ये इसका क्या है, इंटर एक्सियल डिस्टेंस इसे हम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अब जो है ये टेबल मैंने बना रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम याद करने का भी ट्रिक है थोड़ा सा, मतलब ट्रिक तो क्या है, एक इजी वे में जो है मैं बताने की कोशिश करूंगी। ये इस साइड हम क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हैं, यहाँ उनका एक्सियल डिस्टेंस, ये एक्सियल एंगल, और ये ब्रेवियस लेटाइस। ठीक है, इनको तो हम आगे डिटेल में जो है स्टडी करेंगे, लेकिन याद रखने वाली बात है। यहाँ पे सबसे पहले क्यूबिक, फिर रोम्बोटेंड्रल, फिर टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये हैं कितने हैं अपने, 7 हमारे पास ये हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको याद कैसे रहो, ट्रिक है ये इसकी, सबसे पहले यहाँ पे क्यू रहे, टीना, हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर। ठीक है, क्यों रहे, टीना, हीमा और मोना तेरे क्लिनिक पर। आपको इस ट्रिक से जो है आप अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज जो आप खुद कोई ऐसी ट्रिक लगाना चाहो, कोई ऐसा स्टेटमेंट बनाना चाहो, कोई ऐसा सेंटेंस यहाँ से बनाना चाहो जिससे आप इजीली याद रख सको, तो ऐसा कुछ करना, क्योंकि भाई ये चीज़ें याद नहीं रहती। ठीक है, आप इसको सीरीज़ में याद नहीं रख सकते, जबकि आगे खेल क्या है, आगे आपको चीज़ें जो है सीरीज़ में याद रखने वाले तरीके से ही मैं बताऊँगी। ठीक है, तो आप इसको याद कर ले। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको क्या याद रखना, जो पहले दो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, उसमें तीनों केस, उससे आगे जो दो होंगे उसमें जो बी है वो नॉट इक्वल टू हो जाएगा सी के। दो देखो, पहले दो इक्वल थे, दो मतलब सारी चीजें इक्वल, उसके बाद अगर आगे हम दो की बात करें तो उसमें बी और सी जो है वो नॉट इक्वल टू हो जाएंगे। अगर उससे आगे हम 3 की बात करें तो उसमें तीनों ही क्या है, नॉट इक्वल टू हो जाएंगे। ठीक है, देखो ऐसे 2 और 3 ऐसे इसका पार्टीशन करके आप याद रखें। एंगल की जैसे ही हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको याद रखना है कि अल्फा बीटा और गामा ये है 90 डिग्री के इक्विवेलेंट। पहला याद, लास्ट वाले को याद रख लो, तीनों में से कोई किसी के इक्विवेलेंट नहीं। ठीक है, 2 याद हो गए, बचे बीच के 5। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, भाई अब एक इक्वल हो गया, अब दूसरा क्या है, नॉट इक्वल टू कर दो 90, डन। तीसरा फिर कर दो इक्वल टू 90, डन। अब यहाँ आ गया दोबारा नॉट इक्वल टू 90, पर यहाँ पे क्या नॉट इक्वल, मतलब यहाँ पे इक्वल तो होगा 90 के, लेकिन सिर्फ 2 होंगे, एक जो है गामा वो 120 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम केस में बात करें तो इसमें क्या है, तीनों हो गए 90 के इक्विवेलेंट, आगे फिर से 90 के जो है नॉट इक्वल हो गई, लेकिन सिर्फ एक कौन सी, बीटा। अब मैंने आपको कैसे क्या बताया है, पहला और लास्ट वाला ये तो याद रह जाएगा, पहला बिल्कुल मतलब तीनों इक्वल हैं, लास्ट में बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जो है एक नॉट इक्वल टू आ गया, एक इक्वल टू आ गया, यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू आया है, लेकिन बस कहाँ नॉट इक्वल टू आया है, सिर्फ गामा के केस में। यहाँ पे इक्वल टू आ गया, यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू आया है, किसके केस में, बीटा के केस में। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम इनके ब्रेवियस लेटाइस की बात करें तो इसमें क्या है, ये 3 1 2 1, देखो कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रख लो कि भाई 3 1 2 1। ठीक है, 3 1 2 1 4 2 1। ठीक है, मतलब आपको 3 1 2 1 4 2 1 एक जो है रिदम में ये चीज़ याद हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल क्यूबॉइडल, बीसीसी, एफसीसी 3 है, एससी ऐसे, मतलब ये चीज़ें आप खुद पढ़ लेना। अब इसको आगे हम जो है देखेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे आ गया हमारा यूनिट सेल्स, ये क्या होती है, हमारी यूनिट सेल्स होती है। सबसे पहला इसमें हमारी सिंपल क्यूबॉइडल प्रिमिटिव, एससी। ठीक है, प्रिमिटिव का केस है, इसको सिंपल क्यूबॉइडल हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे। ये जो है आप पहले क्यूब बनाओगे, सिंपल क्यूब है, इसके 8 कॉर्नर्स पर एक एक एटम है, डन।
8 एटम्स एट 8 कॉर्नर, ठीक है। शेयरिंग ऑफ कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8। अब ये शेयरिंग ऑफ कॉर्नर से क्या मतलब है, कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, ठीक है, जो वो शेयरिंग होगी उसकी कि भाई वो दूसरे आइटम के साथ कितना इंटरेक्ट कर पाएगा, वो क्या होती है 1/8, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो अल्टीमेटली एट द एंड आपको ये चीज़ें जो है सारी याद रखने वाली हैं इस चैप्टर में, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा अगर इनका आइडिया लोगे, थोड़ा थोड़ा सा आप विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे इनको, तो फिर ज़्यादा ईजी हो जाता है याद करना, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती चल रही हूँ। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर एटम का कितना होता है, वो होगा हमारे 8 कॉर्नर से 1/8 शेयरिंग ऑफ कॉर्नर थी, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा हमारे पास 1। कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर है जिसे हम नियरेस्ट नेबर भी कहते हैं, वो क्या है 6 है। कैसे, आप किसी भी एक एटम को पकड़ लो कॉर्नर वाले को, भाई अब इसकी शेयरिंग इससे भी हो रही है, इससे भी हो रही है और एक इससे हो रही है, 3 से हो रही है, लेकिन अब आप एक एग्जांपल लो, आप जिस रूम में बैठे उसका कोई एक कोना पकड़ लो, कॉर्नर आपने पकड़ लिया, वो 3 जो है उनकी साइड से तो इंटरेक्ट करेगा, लेकिन जो आपके कॉर्नर के उस पार कोई रूम होगा उसकी भी तो किन्हीं 3 साइडों से वो इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर रिलेशन बिटवीन ए एंड आर देखा जाए, आर क्या है रेडियस ऑफ एटम और ए क्या है एज लेंथ, तो ये हमारे पास क्या होता है, हम कोई भी 2 एटम पकड़ लेंगे, जैसे ये और ये हमने ले लिया, तो यहाँ पे जो इनके बीच का रेडियस यानी 2r और यहाँ पे क्या है a, यानी a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 2r आ गया। नेक्स्ट बात करें BCC की, तो यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूब की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ऐसे ही आपको बना लें, देखो ये मेरा बॉडी सेंटर है, बीच में बस यहाँ पे फर्क क्या होगा, बीच में एक जो है हम बॉडी सेंटर के तौर पे एक और एटम यहाँ पे लगा देते हैं, कॉर्नर्स पे यानी 8, तो यहाँ पे वही 0.8 एटम्स एट 8 कॉर्नर, ठीक है, प्लस अब इसमें फर्क क्या है, 1 एटम बॉडी सेंटर पे भी एक एटम ऐड हो गया। नेक्स्ट शेयरिंग ऑफ कॉर्नर वही 1/8, लेकिन अब शेयरिंग ऑफ बॉडी सेंटर, यहाँ पे बॉडी सेंटर की भी बात करेंगे बार बार, यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। जेड इफेक्टिव हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इन सारों को रिलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 8 होता है, ठीक है। और अगर हम रिलेशन बिटवीन ए एंड आर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखो ये मेरा ए है, ये यहाँ पे अगर मैं इस एज से मतलब डायगनली अगर हम किसी एज की बात करते हैं उसका हमारे पास आता है √2a फेस डायगनल, और बॉडी डायगनल की बात करेंगे √3a आएगा। इस केस में हमें क्या बॉडी डायगनल लेना है, और बॉडी डायगनल यहाँ हम अगर हाफ लेंगे तो √3a/2 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा 2r इज इक्वल टू √3a/2। सारी चीज़ें याद रखनी है। FCC फेस क्यूबिकल जो है इसकी अगर हम बात करें फेस सेंटर क्यूब की, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जितने भी फेस यानी 6 फेस होते हैं क्यूब के, वहाँ पे भी एक एडिशनल एटम रखा जाएगा, यानी 8 एटम एट 8 कॉर्नर प्लस 6 एटम एट 6 फेस सेंटर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 6 आ गए यहाँ पे, ठीक है, 8 और 6। शेयरिंग ऑफ कॉर्नर 1/8, फेस सेंटर की बात करें 1/2 होगी। जेड इफेक्टिव की अगर हम बात करें तो हमारे पास आएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो 4 हमारे कॉर्नर पे हैं, ठीक है, और 4 फेस सेंटर होंगे सेम रूम में, ठीक है, यूनिट सेल में। और नेक्स्ट अगर हम और 4 हमारे क्या होंगे अनदर रूम में फेस सेंटर, ठीक है, जैसे मैंने पीछे वाले केस में बताया था, वो हो गया टोटल हमारे पास 12। अगर रिलेशन की बात करें बिटवीन ए एंड आर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये मेरा क्या है कॉर्नर, ठीक है, यहाँ पे आर रेडियस, ये इनका फेस सेंटर, तो हमारे पास आएगा 2r इज इक्वल टू √2a/2। यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है फेस डायगनल की, आप ये चीज़ याद रख लें, फेस डायगनल केस में √2a था, हाफ लेंगे √2a/2 हो जाएगा। बॉडी डायगनल केस में √3a था, हाफ लेंगे √3a/2 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर की, हाँ ये तो हो चुका हमारा, ये वाला हो चुका है। EC यानी एंड सेंटर्ड की बात करें, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक का ही जो है एग्जांपल है, ये क्यूब नहीं हम इसे कंसीडर करते। यहाँ पे क्या है, जो इनके एंड है एंड सेंटर्ड, इन पे हम जो है, यानी आप ऐसे मान लो आपकी छत और आपका जो फ्लोर, ये दो यहाँ पे जो है इनको हम क्या मानेंगे एंड सेंटर, ठीक है, यानी 8 एटम एट 8 कॉर्नर प्लस 2 एटम्स एट अपोजिट फेस, ठीक है, बस इतना ही था, यहाँ पे आपको इतना ही समझना था। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैकिंग फ्रैक्शन और एफिशिएंसी यानी PF जिसे हम कहेंगे, ये क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में जितना स्पेस एक एटम जो है ऑक्यूपाई करता है, अब ये एक यूनिट सेल थी, इसमें जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है वो तो होता है जो क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन, और जो
भी स्पेस बीच में चाहे वो थोड़ा सा बचता है, जैसा भी बचता है उसे हम कहेंगे वॉइड। ठीक है, वॉइड क्या होता है? एम्प्टी स्पेस। वॉइड होता है एम्प्टी स्पेस, जबकि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है एक एटम किसी भी यूनिट सेल में। ठीक है, अब इसमें ये जो पैकिंग फ्रैक्शन वाले और वॉइड वाला केस है, ये हम 2D और 3D मतलब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो है सरफेस के तौर पे हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2D में। परसेंटेज जो पीएफ का फॉर्मूला होता है वो ये होता है जेड इफेक्टिव इंटू एरिया ऑफ एटम अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। 3D में क्या फ़र्क होगा? एरिया के प्लेस पे यहाँ पे वॉल्यूम लिखते हैं। ठीक है, और परसेंटेज वॉइड निकालनी हो तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन हम यहाँ पे लेते हैं। केस 1 यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे केस 1 की एससी में, यानी सिंपल क्यूबॉइडल में। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लेके चलूंगी आप, क्योंकि ऊपर मैं बता चुकी हूँ एससी, बीसीसी, एफसीसी और ईसी के बारे में। ठीक है, तो इन एससी में क्या होगा? जेड इफेक्टिव 1 होता है 2r इज इक्वल टू ए। ये रिलेशन मतलब जो चीज़ें हमने पीछे निकाली थी उसी की मदद करके फॉर्मूले में हमें बस पुट करना है और हमारे पास आ जाएगी। ये क्या आ गई? ये आपको याद रखनी है, इनकी जो पीएफ और इनकी वॉइड परसेंटेज ये आपको याद रखनी है। एससी की जो आएगी 52.4% और वॉइड की आएगी 47.6। बीसीसी के केस में सिमिलरली इनका जेड इफेक्टिव 2 होता है। 2 इनका रिलेशन की बात करें तो वो आएगा 4r अपॉन √3। तो यहाँ पे आपके पास परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन आ गई, ये वॉइड की आ गई। एफसीसी के केस में सिमिलरली आपके पास 74% पीएफ है और 26% वॉइड आएगी। ठीक है, अब क्लोज्ड पैकिंग की बात करेंगे। क्लोज्ड पैकिंग क्या होता है? क्लोज पैकिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स टू फॉर्म लेटिस। जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है किसी भी लेटिस को फॉर्म करने के लिए, लेटिस को फॉर्म करने के लिए, उसी को हम कहेंगे क्लोज्ड पैकिंग। 1D में सबसे पहले देखिए 1D बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ बेस बनाने के लिए है आपका कि 1D से हम 2D, 2D से 3D ऐसे मूव कर रहे हैं। केस 1 1D की बात करें मतलब देखो सिंपल ऐसे चेन होती है। क्या मतलब है इसमें? कोऑर्डिनेशन जो है कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 2 क्यों होता है? क्योंकि देखो ये बीच वाले एटम को हम कंसीडर करते हैं, ये एक अपने साइड वाले एटम से वो जो है क्या इंटरेक्ट कर पा रहा है एक दूसरे वाले से, तो यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2। अगर 2D के केस में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है? देखो ये आपके पास 2 चेन बन गए लेकिन लेयर सेम है, एक ही लेयर रहेंगी। यहाँ पे एक हमारे पास स्क्वायर बन गया ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके पॉइंट्स लिख लेंगे। अब ए टाइप है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट सेल कैसी बनी है? स्क्वायर यूनिट सेल बनी है। जेड इफेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे 1 आता है। 1 क्यों है भाई? यहाँ पे आप 4 जो है देख पा रहे हो क्या? यहाँ पे देखो 4 इनका इंटरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्री स्पेस है इनका, जो मैंने स्काई ब्लू से कर रखा, 4 इंटू इनका जो क्या होगा 1/4 जो कॉर्नर्स पे होगा 1/4। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 1। कोऑर्डिनेशन नंबर इनका क्या होगा? 4 से कोऑर्डिनेट कर पाएगा एक तो। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन अगर हम ए और आर की बात करें तो 2r इज इक्वल टू ए। परसेंटेज पीएफ के हम निकालना सीख चुके हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आएगी? πr²। एरिया लेना है, बात किसकी कर रहे हैं? 2D की, यहाँ पे हम एरिया लेंगे। 3D के केस में हम क्या लेते हैं? वॉल्यूम। एरिया कंसीडर करेंगे, यहाँ पे πr² आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे डिस्क को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अपॉन में एरिया A²। ठीक है, आपके पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ पीएफ 78.5%। परसेंटेज ऑफ वॉइड की बात करें 21.5%। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इन 2D में अगर हम इसको बात 2D में हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग HCP की अगर हम बात करें हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, तो आप यहाँ पे देखो ये लेयर A, ये B और ये A। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? मतलब एक सबसे पहले ए लेयर आएगी, फिर बी, फिर रिपीट करेगी ए, फिर बी, मतलब ऐसे चलता रहता है। यहाँ पे हमारे पास जो अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे हेक्सागोनल हमारे पास जो है सिमेट्री बनकर आती है। देखो ऐसे बनती है। और एरिया की बात करें हेक्सागोनल की तो क्या होती है? यहाँ पे हमारे पास 6 साइड होते हैं, 6 इंटू में √3/4 ए का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास टाइप क्या होगा? ए बी टाइप होता है। ठीक है, सेकेंड अगर पॉइंट बात करें क्या होगा? हेक्सागोनल यूनिट सेल हमारे पास आएगी बिल्कुल। जेड इफेक्टिव की बात करें तो क्या होगा? 6 इंटू 1/3, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? +1। ठीक है, ये देखो बीच में भी था ना क्योंकि +1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी? 3। और अगर इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो वो क्या होगा? 6 आएगा हमारे पास। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है हमें पता चल चुका है।
क्या क्यों क्या होता है ये, ठीक है, पीछे देख चुके हैं। रिलेशन की बात करें तो 2r इज इक्वल टू ए, और आप ये जो है परसेंटेज ऑफ पीएफ और परसेंटेज ऑफ वॉइड आपको निकालना आता है। एरिया हम यहाँ निकाल चुके हैं 91% और 9% यहाँ पे हमारे पास ये आ जाती है। डेंसिटी की बात की जाए भाई, डेंसिटी क्या है तो d इज इक्वल टू एम अपॉन वी इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर हम यहाँ जो है अपने सॉलिड स्टेट के कंटेक्स्ट में अगर फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा, W अपॉन एम यानी वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव अपॉन एवोगैड्रो नंबर। W को बाहर ले लेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, यानी D का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है डेंसिटी का, Z इफेक्टिव इंटू एम अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू में A का क्यूब, ठीक है। A जो है वो सेंटीमीटर में लेना होता है आपको, मतलब कि GM CC और या फिर GM ml की, ठीक है, अपॉन ml, मतलब ये आपके पास यूनिट होती है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात करें, टोटल जो है 23 होती हैं। सबसे पहला जिसमें है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये देखो, ये मेरा क्या है बॉडी सेंटर, यहाँ पे जो COS सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है वो एक ही आती है, मतलब सिमेट्री एक ही बन रही है, ठीक है, यही सबके साथ कोऑर्डिनेट करता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें जिसमें हम दो केस पढ़ेंगे, एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, हम क्यूब के बीच में एक ऐसे जो है दीवार, अगर देखो आप जिस रूम में बैठे हो उसके बीचों बीच अगर आप दीवार खड़ी कर दोगे तो उसका पार्टीशन हो जाता है। ये हम इसको एज सेंटर मान लेते हैं, जो दीवार का ऊपर वाला कोना, बीच में बॉडी सेंटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 3, ठीक है, जो हमारे पास सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है वो क्या होता है 3 नंबर। डायगोनल, ये याद रखनी है आपको चीज़ें, डायगोनल के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी हम केस पढ़ेंगे। केस 1 है C2AOS, या फिर जिसे हम डायोड AOS भी कह सकते हैं, या फिर एज सेंटर AOS भी कह सकते हैं। इस केस में अगर आप थीटा 180 से 180 डिग्री से अगर आप किसी भी जो है क्यूब को रोटेट करते हो तो आपको वही जो पहले जैसा था वही अटेन हो जाती है, मतलब वही प्रॉपर्टी उसकी अटेन हो जाती है। यहाँ पे आपके पास क्या नंबर आता है 6। केस 2 की बात करें ट्राइड AOS या फिर बॉडी डायगोनल AOS जिसको हम कह सकते हैं, तो देखो ये बॉडी सेंटर हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अगर 120 डिग्री से आप उसे रोटेट करते हो तो वो वैसा ही अटेन कर लेता है अपनी अपीयरेंस को, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आएगा 4। केस 3 की बात करें टेट्राड या फिर फेस सेंटर्ड की, यहाँ पे आप जो है 90 डिग्री लेते हो, 90 डिग्री यानी ऐसे सामने से। यहाँ पे आपके पास नंबर आता है जो यहाँ पर आप नहीं देख पा रहे होगे, यहाँ पे नंबर है 3, ठीक है। और अब नेक्स्ट बात करें किसकी, ये टेबल थोड़ी सी आप याद रख लेना, क्योंकि ये जो है न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो सकती है। कॉर्नर और कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर पे बात करें, मतलब कॉर्नर पे अगर हम बात करें तो वो क्या होता है 1/8, और बॉडी सेंटर में बात करें कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1, फेस सेंटर का 1/2 और एज सेंटर का 1/4, ठीक है। इजी हो जाएगा, ये चीज़ें याद रखोगे। ये चैप्टर जो है अल्टीमेटली याद करने वाला ही है, मैं दोबारा रिवाइंड करा दे रही हूँ। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो याद करने वाली हैं, अभी आगे भी ऐसी ही आएंगी, लेकिन कुछ कुछ अगर आप थोड़ा समझोगे और थोड़ा याद करते चलोगे तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोज पैकिंग 3D, अब भाई हमारे पास 3D में आ गया है, ठीक है। 3D में सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे नॉर्मली मैं बताऊँ थोड़ा सा आपको जो है कंफ्यूजिंग लग सकता है भाई, एक तो जो है ऐसे 3D वाली चीज़ें हैं, सिर्फ एक ड्रॉ कर रखी है, एक आप थोड़ा एनिमेशंस देखते हो तो आप एनिमेशंस भी एक बार दे सकते हो, मेरे जो है नोट्स काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। 3D में बात करें स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग की, सबसे पहले फ्रॉम SPD हम 2D से 3D बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये लेयर A थी, इसके अंदर ही आप अज्यूम कर लो कि भाई क्या है, एक और जो है एटम रखा हुआ है, ठीक है, एटम रखा हुआ है 3D मानो, मतलब एक आगे एक पीछे, आपको ऐसे माना, ये जो एक आगे है एक पीछे है, इसके बीच में हम क्या बनाते हैं, देखो ABCD, और उसके पीछे वाले की बात करें EFGH। यहाँ पे हमारे पास देखो, मतलब यहाँ पे ये भी आगे भी बढ़ेंगे, ये आगे आगे, मतलब ऐसे जो है एटम सोन जो है बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ए टाइप होगी हमारे पास, ठीक है। यूनिट सेल क्या होगी, सिंपल क्यूबिक, यानी और सिंपल क्यूबिक की जो प्रॉपर्टीज है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग की, यानी HCP से, इसको भी हम 2D से लेंगे, यानी हेक्सागोनल क्यूबिक जो है पैकिंग से ही हम उसको बनाएंगे। देखो ये मेरे पास एक, ये जो पर्पल से मैंने बना रखी है ये लेयर A है, ये जो मैंने पर्पल से बनाई, उसके बाद भाई जो पर्पल वालों के बीच में जो वॉइड यानी जो फ्री स्पेस बच गया, जो छोटा छोटा स्पेस जैसे आप देख पा रहे हो वो बचा, उनके ऊपर हमने एटम लगाया, वो हो गई हमारी लेयर B स्काई ब्लू से। अब भाई जो इसमें भी जो स्पेस बच गया उसके ऊपर हमने ब्राउन कलर से जो बना रखे मैंने एटम, ये है लेयर C के। लेयर A क्या है, HPC 2D स्फीयर, ठीक है, ये हम जानते हैं। लेयर B क्या होगी, HCP 2D स्फीयर प्लेस्ड ओवर, जो वॉइड से लेयर A के उसके ऊपर हमने रख दिया। और लेयर C क्या है, जो HCP थे 2D स्फीयर के, उसके में जो वॉइड्स यानी फ्री स्पेस था उसके ऊपर हमने क्या लेयर C को प्लेस कर दिया,
ठीक है। प्रॉपर्टीज की अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्या आएगी, ये हमारे पास लेयर ए बी सी, 3 लेयर है, ए बी सी ऐसे रिपीट करेगी। ए का कितना एटम है, 1। बी के एटम कितने हैं, यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सी के कितने हैं, सी के भी 6 हैं, और ए के अगेन ए, ठीक है। यूनिट सेल की बात करें वो क्या होगी, एफ सी सी हमारे पास क्या आती है यहाँ पे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है इसकी। जेड इफेक्टिव नंबर इसका क्या होगा, 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है, 12, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12, और इसकी जो परसेंटेज आपको निकालनी आती है 74%, और इसकी वोइड 26%। रिलेशन की बात करें आर और ए के बीच में तो वो होता है 2r = √2a/2। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम HCP 2D से, तो यहाँ पे मतलब पूरा सेम है जैसे हमने केस 2 पढ़ा है, सिवाय किस बात के, उसमें जो थर्ड पॉइंट था, इसका थर्ड पॉइंट क्या कहेगा कि जो थर्ड लेयर होगी सी वाली इज HCP 2D स्फीयर सेम एज दैट ऑफ, मतलब इसमें क्या था, मतलब तीनों लेयर ए थी, ए अलग थी, ए बी सी तीनों अलग थी। यहाँ पे इस केस में नेक्स्ट जो थर्ड केस में जो सी लेयर होगी वो बिल्कुल ए के जैसी ही होगी, ए के जैसे ही बिहेव करेगी, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स अगर हम बात करें, देखो ए बी यानी इसकी थर्ड लेयर वो ए की तरह बिहेव करेगी, तो उसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ए का कॉन्ट्रीब्यूशन 7 एटम्स का, बी का 3 का, और ए का 7 का। अगेन यूनिट सेल यहाँ पे हमारे पास हेक्सागोनल सेंटर्ड जो है हेक्सागोनल वाली बनती है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं 3D। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके जेड इफेक्टिव नंबर की तो वो हमारे पास आएगा 6। कैसे, कॉर्नर पे बात करें, कॉर्नर की कॉन्ट्रीब्यूशन 12 था, 12 × 1/6 प्लस बॉडी सेंटर में 3 है और फेस सेंटर के 2 हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हमारे पास 6 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, 6 + 3 + 3, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे जो है कोऑर्डिनेशन नंबर टॉप मोस्ट, ये पूछा जाता है मेजरली कि भाई जो टॉप मोस्ट लेयर होगी, जो टॉप मोस्ट लेयर ऊपर की लेयर होती है सबसे ऊपर की, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 9, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन ए एंड आर की, यहाँ पे देखो ये यूनिट सेल जो बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है, HCP 3D वाला, ठीक है। ये मतलब आगे पीछे होते हैं, इनके बीच में ये लेयर बी है, ये वापस लेयर ए हो गई इस जैसे सेम। तो यहाँ पे हमारे पास जो आता है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर वो होता है 2r = a, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे परसेंटेज पीएफ की तो ये हमारे पास 74% और वॉइड की 26%, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख सकते हो कि जो वॉल्यूम हाँ अब 3D का केस था तो भाई यहाँ पे हम एरिया तो लेंगे नहीं, वॉल्यूम लेंगे। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया × हाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया 6 × ये, मतलब आप ऐसे जो है इसको याद रख लें। अब हम बात करेंगे वॉइड्स की। 4 टाइप के वॉइड्स की हम बात करेंगे। एक पहला ट्राइंगुलर, दूसरा टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल, देन क्यूबिकल। सबसे पहले अगर हम ट्राइंगुलर की बात करें तो ट्राइंगुलर के केस में क्या होता है, HCP 2D से बनता है। देखो ये ट्राइंगुलर बन रहा है, ये ट्राइंगुलर जो है वॉइड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। टेट्राहेड्रल में बात करें जिसको हम THV, TDV या TV भी कह सकते हैं, तो इसमें देखो ये ऐसे, ये क्या होता है, FCC यूनिट जो है सेल के टाइप का होता है, CPP यानी सिंपल वाला, ठीक है। HCP यूनिट सेल क्या होगा, ये HCP यूनिट सेल होता है, हाँ ये हम चीज़ देख चुके हैं। फेस सेंटर्ड में HCP होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, 4 होगा। ऑक्टाहेड्रल में बात करें जिसको हम OHV, OD या फिर OV भी कह सकते हैं, तो इसमें ये ऐसे होता है, FCC यूनिट होती है, HCP यूनिट सेल होता है, ठीक है। बस ये 2-4 पॉइंट ही इसके याद रखने वाले हैं सभी के। क्यूबिकल में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, देखो ऐसे एक आगे एक पीछे, सिंपल होता है बिल्कुल, ये बीच में क्यूबिकल वॉइड मतलब फ्री स्पेस होता है। अगर हम वॉइड के साइज की या यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है क्यूबिकल वॉइड का, देन आता है हमारा OHV का, फिर THV का, और फिर हमारा क्या आता है ट्राइंगुलर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट लोकेशन ऑफ वॉइड इन FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक में अगर लोकेशन की बात करें किसकी, वॉइड की, यानी फ्री स्पेस के वॉइड की अगर हम यहाँ बात करें तो देखो सबसे पहले हमारे पास है लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की हम यहाँ बात करेंगे। ये ऊपर वाले जो कॉर्नर पे ये OHV है और ये भी क्या है हमारे OHV, ठीक है। ये सारे कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं उनकी सारे फेसिस पे। एट बॉडी सेंटर, सबसे पहले बॉडी सेंटर पे होते हैं ये, ठीक है। एट एज सेंटर पे भी होंगे, बॉडी सेंटर पे भी होंगे। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन होती है वो सेंटर में भी होती है इनके, और क्या एज सेंटर पे, यानी जो एज के सेंटर, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। और इनके कॉर्नर्स पे भी, बॉडी सेंटर और इनके एज सेंटर पे, ठीक है। 6 होते हैं जो कि जिनकी काउंटिंग करें हम। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल की बात करें बॉडी डायगोनल पे, ये जो मतलब आप जैसे जहाँ जिस रूम में बैठे हो उसकी एक राइट हैंड साइड, टॉप मोस्ट राइट हैंड वाली जो है कॉर्नर को लो, और बिल्कुल लेफ्ट हैंड वाली बिल्कुल लोअर मोस्ट यानी नीचे वाली लेयर उसको कॉर्नर को लो, तो वो क्या होगी आपकी डायगोनल, ठीक है।
नेक्स्ट अगर OHV की बात करें, OHV में हम एज सेंटर और बॉडी सेंटर दो टाइप पढ़ते हैं। एज सेंटर की बात करें, देखो ये हमारे कॉर्नर होते हैं और ये हमारा एज होता है, इसका ये हो जाएगा A/2। तो यहाँ पे टोटल OHV कितने होंगे 3। बॉडी सेंटर में बात करें ये √3A/2 हो जाएगा, ये चीज़ हम ऊपर देख चुके हैं। टोटल OHV क्या कितना होगा बॉडी सेंटर पे, वो 1 होगा। THV की बात करें तो THV में क्या होगा, देखो ये पूरा √3A होता है, ये जो THV से लेके कॉर्नर तक हो जाएगा √3A/4। और अगर हम इसको यहाँ OHV से लेकर कॉर्नर तक बात करें √3A/2। 3 कंसेप्ट है इस एक डायग्राम में। अगर ये चीज़ अब ये भी चीज़ आप जो है याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर ऑफ एटम किसी भी यूनिट सेल में Z है, यूनिट सेल मतलब FCC, HPP या 3D के केस में HCP Z है, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ OHV होगा वो कितना होगा Z, और THV का नंबर क्या हो जाएगा 2Z। दो केस यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले इन CCP यानी FCC में, और दूसरा केस है HCP जो 3D का केस है। यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ एटम 4 है, हम जानते हैं फेस सेंटर्ड में, तो यहाँ पे OH की वैल्यू 4 होगी यानी सेम रहेगी, लेकिन THV डबल हो जाएंगे यानी 8 हो जाएंगे। HCP 3D में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 6 हैं, OHV भी 6 रहेंगे, लेकिन THV क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब रेडियस रेशियो क्या होता है। रेडियस रेशियो के लिए सबसे पहले आप बात ये याद रखोगे कि जिसकी रेडियस कम होगी वो हमेशा ऊपर आता है, जिसकी रेडियस ज़्यादा है वो नीचे आता है। अगर हम रेशियो की बात करें तो मतलब कम रेशियो किसकी होती है, वॉइड की मानते हैं हम, और मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, और ज़्यादा एटम की। तो यहाँ पे क्या आएगा RC/RA, यानी RC क्या है कैटाइन, जो वॉइड होता है उसको हम कैटाइन मानते हैं, और जो एनाइन जो एटम होता है उसको हम एनाइन कंसीडर करते हैं। तो R+/R नेगेटिव =R/R। ठीक है, यहाँ पे ये जो टेबल है ये आपको याद रखनी है, ये रेडियस रेशियो है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये ज्योमेट्री, ये एग्जांपल इनके। अगर रेडियस रेशियो 1.155 से लेकर 0.224 तक है, 224 तक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ पे 3 होता है। ज्योमेट्री इनकी जो है ट्राइंगुलर बनती है, और इनका एग्जांपल है B2O3। अगर यहाँ पे 2.225 से लेकर 0.4143 तक है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। THV जो हमारी ज्योमेट्री बनती है, ZNS इसका एग्जांपल है। 0.414 से लेकर 7.732 तक है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। OHV ज्योमेट्री, NaCl क्या होगा एग्जांपल। अगर 0.732 से लेकर 1 तक है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। क्यूबिकल जो है ज्योमेट्री होती है, CSCl इसका एग्जांपल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, ये इस साइड कंपाउंड है, ये लोकेशन है इनकी आयंस की, ये फॉर्मूला यूनिट है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ये रिलेशन है। इसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, यहाँ पे लोकेशन ऑफ आयंस आपको थोड़ा सा माइंड में रखने वाली ज़्यादा बात है। सबसे पहले अगर हम NaCl की बात करें, जिसे हम रॉक सोल्ट भी कहते हैं, रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर होता है, मतलब रॉक सोल्ट जैसा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्लोरीन की बात करें, नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी जो लेटाइस होती है वो कैसी होती है CCP, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक इसकी यूनिट सेल होती है। 4 इसका नंबर है, Na पॉजिटिव का भी 4 है, जो 100% OHV होता है। ठीक है, Z इफेक्टिव नंबर 4 जो है C/A कैटाइन/एनाइन की रेशियो इसकी होती है 6:6, और इनका जो रिलेशन होता है A और R के बीच में वो ये होता है। नेक्स्ट सीजियम क्लोराइड की बात करें, क्लोराइड नेगेटिव ये 1, यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यूबिकल वॉइड जिसे हम कहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव को हम वॉइड लेते हैं, नेगेटिव को हम लेते हैं क्या रेडियस, ये आप जानते हो, सॉरी एटम और वॉइड। ठीक है, ये 1 ये 8 मतलब ये यहाँ पे जो है आपको ये टेबल थोड़ी सी याद रखनी है। ZNS की बात करें तो यहाँ पे ये होता है CCP लेटाइस में, और ये क्या होता है हमारा 50%। यहाँ पे आप Zn2 पॉजिटिव का केस कैसे याद रखोगे, ये 50% THV को यूटिलाइज करते हैं, यानी 1/2 8 होते हैं ये, लेकिन यहाँ पे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी जो है A एंड R की जो है रिलेशन है, ये इसका क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये इसका क्या है रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट अगर केस को हम ले ZNS का केस अगर हम ले तो इसमें क्या होगा, ये इसे हम वुड्स-ज़ाइट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो S2 नेगेटिव है वो HCP में होता है यानी 6, और Zn2 पॉजिटिव 50% THV यहाँ पे यूटिलाइज होता है 6, बाकी सब सेम। CF2 की बात करें तो सेम सिमिलरली आप ये चीज़ जो है याद रख लेना। ठीक है, FCC यूनिट सेल होता है। फ्लोराइड की बात करें 100% जो है THV का यूटिलाइजेशन यानी 8 ही। ठीक है, Na2O की बात करें यहाँ पे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं, तो इसका भी ये ऐसा 100% THV का यूटिलाइजेशन।
सम इम्पोर्टेंट मतलब, और अगर ये दो चीज़ें और अगर आप याद रखना चाहो तो ये भी रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब मेजरली स्पाइनल स्ट्रक्चर और इनवर्स स्पाइनल, ये दो चीज़ें हम यहाँ पढ़ते हैं और इनकी लोकेशन ये रही। स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है, AB2O4, यानी मतलब ए भी यहाँ पे +2 इसके ऊपर चार्ज होगा, इसके ऊपर +3। एग्जाम्पल है MgAl2O4, या इसके ऊपर क्या है +2, इसके ऊपर +3। यहाँ पे इसकी लोकेशन की बात कर लेंगे, ऑक्सीजन की लोकेशन, इसके ऊपर 2- चार्ज होता है, यहाँ पे CCP होता है, ठीक है। चार्ज इसका क्या होगा, यूनिट सेल। अगर A2 की बात करें जिसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे Mg2+ लेंगे, इसमें हमारा THV की क्या है 50% 1/8, ठीक है। इसकी जो क्या होगी यूनिट सेल। यहाँ पे B3 पॉजिटिव, यानी यहाँ पे हम अगर Al3 पॉजिटिव को ले लें, यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास OHV का 1/2, ठीक है। इनवर्स स्पाइनल की बात करें यानी BABO4, ऐसे कोई अरेंजमेंट दिख रही है, एग्जांपल के तौर पे Fe3O4 हम कंसीडर कर सकते हैं। Fe के ऊपर +3 चार्ज है, Fe के ऊपर यहाँ पे +2 है, ठीक है। 2 चार्ज यहाँ पे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हम लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा ये 3+3+4, तो यहाँ पे आप जो है इसको पढ़ लें। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें तो जैसे 6:6 है, ये NaCl टाइप है, 8:8 CaCl टाइप है। हाई टेम्परेचर पे जो है ये अपनी जो है 6:6 को छोड़ के 8:8, मतलब इसकी रेशियो बढ़ जाती है। जबकि अगर हम बात करें, अगर उसके टेम्परेचर को हम बढ़ाते तो वापस ये 6:6 पर आ जाती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई NaCl CaCl में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये ऐसा होता है कि भाई सोडियम क्लोराइड जो है सीजियम क्लोराइड टाइप में बदल गया, ठीक है। स्पेशल केस की बात करें, पैकिंग फ्रैक्शन निकाले अगर हम डायमंड क्यूबिक का 3D में, तो देखो इसकी जो C है वो क्या है 50% THV और CCP लेटाइस 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 4 हमारे पास आ गया। परसेंटेज PF आप यहाँ से निकाल सकते हो, आपको आता है निकालना। Z इफेक्टिव इसका 8 होगा, ठीक है। और इसका वोइड यानी इसका जो परसेंटेज आया 34, मतलब आप ये पूरी बेशक याद ना करिए, सिर्फ समझाने के लिए कि भाई आज ज़्यादा डिटेल में जाके लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है डायमंड क्यूबिक का यानी 3D का, वो आपके पास होता है 34%। लास्ट टॉपिक हमारे पास है डिफेक्ट। डिफेक्ट्स में हम 3 टाइप के पढ़ते हैं, स्टाइशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और नॉन स्टाइशियोमेट्रिक। स्टाइशियोमेट्रिक में हम पढ़ते हैं स्कोटकी, फ्रैंकल, इम्प्योरिटी डिफेक्ट तो ये है ही, और नॉन में पढ़ते हैं हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, दूसरा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन, और लास्ट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सबसे पहले बात करें स्कोट की, इनके हम जो है चार जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पढ़ेंगे। स्कोट की में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल। कोई भी क्रिस्टल है, मतलब मान लो ऐसे, मतलब पूरा कोई भी क्रिस्टल है, उसके अंदर जो है इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस यानी पॉजिटिव चार्ज और एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज मिसिंग होते हैं इक्वल नंबर के। डेंसिटी इनमें डिक्रीज होती है। यूजुअली हम इनको कहाँ पे देखते हैं, मतलब इनका एग्जांपल है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो है कंपोनेंट्स में, जैसे कि 6 या 8, ठीक है। एग्जांपल है NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, KBr, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फ्रैंकल की बात करेंगे तो इसमें क्या है, वन ऑफ द आयन यूजुअली कैटाइन इज, मतलब कोई भी एक आयन, मतलब जिसको मतलब यूजुअली वो कैटाइन होता है, वो डिसलोकेट होता है अपने लेटाइस पॉइंट से इंटरस्टिशियल साइड होती है जो खाली साइड भी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। एक कैटाइन जो है डिसलोकेट हो जाता है जिसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। इसमें डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई कोई बिल्कुल मिसिंग थोड़ी हो रहा है, बस डिसलोकेट हो रहा है तो डेंसिटी तो सेम रहेगी। यूजुअली हम इसको ऑब्जर्व करते हैं लो कोऑर्डिनेशन नंबर वालों में, जैसे 3 और 4 एग्जाम्पल है ZNS, AgCl, AgI एट्सेट्रा। और AgBr के केस को अगर हम देखें तो भाई ये दोनों जो है दिखाता है, स्कोटकी वाली फीचर भी और फ्रैंकल वाली भी। नेक्स्ट बात करें नॉन स्टाइशियोमेट्रिक में मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, ये क्यों होता है, एनायन की वैकेंसी के कारण। भाई एनायन की वैकेंसी मतलब एनायन का खाली स्पेस हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये NaCl, अगर इसकी आयन बनाए तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये क्या है स्प्लिट हो जाता है। अगर हम इसको हीट करें तो ये क्या होता है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो है क्लोरीन जो है NaCl के Na पॉजिटिव के साथ जो है बॉन्ड बनाता है और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के प्लेस पे चला जाता है, तो यहाँ पे क्या है स्पेस खाली रह जाता है, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या होगा, एफ सेंटर जनरेशन। एफ सेंटर जनरेशन क्या होती है, जो इसका लेटाइस साइट होता है, लेटाइस साइट। एग्जाम्पल क्या है, LiCl, NaCl, KCl। इसमें क्या है, LiCl पिंक कलर का होता है, NaCl येलो, KCl वॉयलेट। ये इससे भी पूछा जा सकता है नॉर्मली। कलर किस वजह से होता है, एफ सेंटर की वजह से, और जो इनकी इंटेंसिटी होती है वो नंबर ऑफ एफ सेंटर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन की अगर हम बात करें क्या होता है, जिसको ZnO को अगर हम हीट करें तो Zn2 पॉजिटिव और हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट होता है। इसमें आप क्या याद रखोगे कि Zn2 पॉजिटिव ऐड होते रहते हैं, ठीक है। वाइट व्हेन कोल्ड, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना वो क्या है कि जब ये ठंडा होता है तो वाइट कलर शो करता है और हॉट होगा तो येलो कलर। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटल डेफिशिएंसी की, जो डी ब्लॉक या फिर मेटल ऑक्साइड में होता है, मान देखो इसका एग्जांपल ये इसके सारे एग्जांपल हैं, लेकिन अगर सबसे मतलब पहले अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें तो FeO93O ये हम ले सकते हैं, मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम 2 और 3 लेते हैं। मतलब अगर आपको इस से कोरिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मतलब अगर आपको नहीं दे रखा कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप 2 और 3 उसको नॉर्मली कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आ गया है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, NaCl इज डोप्ड विद, NaCl को डोप्ट कर देते हैं SrCl2 के साथ, यानी कि NaCl ये रहा स्प्लिट हो गया, SrCl2 यहाँ पे स्प्लिट हो गया। आपको क्या याद रखना है इसमें कि जो जितने जितने आयंस जो है सोडियम के थे उतने यहाँ पे Sr के, यानी +2 यानी कि नंबर ऑफ कैटाइनिक वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ Sr2 पॉजिटिव आयन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो सॉलिड चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, ये नोट्स आपके लिए शायद हेल्पफुल जो है साबित हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।